बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसिफ खान, तमाम देख रहे सुनने वालों को मेरा सलाम। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो अभी ख़त्म हुई तो इसका एलामिया जो है ISPR ने जारी किया है और 8 फरवरी के इंतखाबात और 9 मई के वाक़यात के हवाले से इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने एक सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। इस पर आपके साथ तफसीली गुफ्तगू करेंगे। साथ आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो डोनाल्ड ट्रंप की जो सुप्रीम कोर्ट से उसके हक में फैसला आया है, अमरीकी सुप्रीम कोर्ट से, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से नहीं, तो उस पर खुश क्यों है और इस खुशफहमी की वजह क्या है। इमरान खान की रिहाई के लिए कौमी असम्बली में जो है करारदाद भी जमा हो गई है और ये किसने जमा की है। इसके अलावा अकबर एस बाबर, वो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, तो फिर वो जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ वो चले गए हैं इलेक्शन कमीशन। तो अब उनका क्या एतराज़ है और नया वजीर ख़जाना कौन बनने जा रहा है। इसहाक डार जो है अलबत्ता इस दौर से आउट हो गए हैं, इसकी क्या वजह है और नया वजीर ख़जाना कौन है। और नवाज शरीफ से भी उसकी मुलाकात हुई, इत्तलात ये है मियाँ शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं उनसे भी उनकी मुलाकात हो चुकी है। इस पर भी आपके साथ बात करेंगे और साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन ने 26 दिन बाद जो है फॉर्म 45 जो है वो अपने वेबसाइट पर डाल दिए हैं, तो उस पर क्या क्या एतराज़ात सामने आए हैं। दीगर मौज़ूआत भी ज़ेर बहस होंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे उन तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं और इस वीडियो के हवाले से कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। तो शुरुआत करते हैं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिया से। तो जो 8 फरवरी के इंतखाबात और 9 मई के वाक़यात के हवाले से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो आपके साथ पहले शेयर करेंगे। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दिए गए मैंडेट के मुताबिक आम इंतखाबात सन 2024 के इनेकाद के लिए आवाम को महफूज माहौल फराहम किया और इससे ज्यादा पाकिस्तानी फौज का आम इंतखाबात से कोई ताल्लुक नहीं था। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि कुछ मखसूस अनासर मगर महदूद सियासी अनासर सोशल मीडिया और मीडिया के कुछ सेगमेंट्स मुदाखलत के गैर मुसद्दका इल्जामात के साथ पाक फौज को बदनाम कर रहे हैं जो इंतहाई काबिल मजम्मत हैं। फोरम ने यह भी कहा कि बदकिस्मती की बात यह है कि गुड गवर्नेंस, माशी बहाली, सियासी इस्तेहकाम, अवामी फलाह बहबूद जैसे हकीकी मसाइल पर तवज्जो मरकूज करने की बजाय ऐसे मफाद परस्त अनासर की पूरी तवज्जो अपनी नाकामियों को पशे पुश डालकर सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करने पर मरकूज है। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने इस बात पर भी जोर दिया कि गैर आईनी और बेबुनियाद सियासी बयानबाजी, जज्बाती इश्तियाल अंगेजी का सहारा लेने की बजाय सबूत के साथ मुनासिब कानूनी अमल की पैरवी की जाए। फोरम ने मरकज सूबों में इक़्तिदार की जमहूरी अंदाज में मुंतकली पर भी इत्मीनान का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि इंतखाबात के बाद का माहौल पाकिस्तान में सियासी और माशी इस्तेहकाम लाएगा, जिसके नतीजे में अमन और खुशहाली आएगी। इलामिया में कहा गया है कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस फोरम इस बात पर पुख्ता यकीन रखता है कि जमहूरी इस्तेहकाम ही पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ने का बेहतरीन रास्ता है। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने इस बात का अज़म किया कि अस्करी क़यादत चैलेंजेस और खतरात से पूरी तरह बाखबर है, पाकिस्तान के अवाम की हिमायत के साथ अपनी आईनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए पुरज़म है। उन्होंने सिक्योरिटी खतरात से निपटने, समाजी व इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देने में हुकूमत को मुकम्मल ताउन का भी इयादा किया और कहा कि स्मगलिंग, ज़ख़ीराअंदोज़ी, बिजली चोरी, वन डॉक्यूमेंट रजीम और तमाम गैर कानूनी तारकीन की बाइज़्ज़त महफूज वतन वापसी समेत तमाम गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने में हम भरपूर मदद फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अज़म के मुताबिक फोरम ने इस बात का दोबारा इस बात का इयादा किया कि 9 मई के मनसूबा साजों, इश्तियाल दिलाने वालों, हौसला अफजाई करने वालों और शहदा के यादगारों की बेहुरमती करने वालों और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को यकीनी तौर पर कानून और आइन के मुताल्लिका दफ़ात के तहत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। फोरम ने इस बात का इयादा किया कि इस सिलसिले में मसख शुदा अबहाम, गलत मालूमात फैलाने की बदनीयती पर मबनी कोशिशें बिल्कुल बेसूद हैं, जो सिर्फ मजमूम सियासी मफादात के उसूल के लिए मनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा हैं, ताकि 9 मई की घिनौनी साजिशों पर सरगर्मियों पर पर्दा डाला जा सके। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने बाज़ मजमूम अनासिर की जानिब से माशरे में मायूसी, तकसीम डालने के लिए फैलाई जाने वाली मनज़्ज़म, झूठी और जेली खबरों पर भी तशवीश का इजहार किया। फोरम ने पाकिस्तान के काबिल फ़ख्र अवाम पर जोर दिया कि वो मुस्बत और मुत्तहिद रहें और मुल्क की तामीर व तरक्की में दिलो जान से हिस्सा डालें। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने इस बात का भी इयादा किया कि पाक फौज
पायदार इस्तेहकाम, खुशहाली और सलामती के सफ़र में कौम का दफा और खिदमत हर मुमकिन तरीके से जारी रखेगी। आर्मी चीफ ने फील्ड कमांडर्स को ऑपरेशंस के दौरान पेशावराना महारत, ऑपरेशनल तैयारी, हौसला अफजाई के आला मयार को बरकरार रखने और फार्मेशन की तरबियत के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी के हसूल पर भी जोर दिया। अब ये जो एलामिया जारी हुआ है, इनमें दो चीज़ों की निशानदेही की गई है। एक 8 फरवरी के इंतखाबात और दूसरा 9 मई का जो वाक़या है उस हवाले से, और सख्त रद्द-ए-अमल आया है, क्योंकि जो इस हवाले से इल्ज़ामात लग रहे हैं वो स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लग रहे हैं। दीगर अपोजिशन जमातें जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं। इसमें अब दो राय नहीं है कि JUI भी यही इल्ज़ाम लगा रही है, NP भी यही इल्ज़ाम लगा रही है, GDA भी यही इल्ज़ाम जो है लगा रही है, बलूचिस्तान की कौम परस्तें भी यही इल्ज़ाम जो है लगा रही हैं कि 8 फरवरी के इंतखाबात जो हैं उनमें मनज़्ज़म धांधली की गई, और सबका मुतालबा यह है कि इसकी जुडिशरी जो है इंक्वायरी की जाए। यकीनन उनकी उंगलियां जो है वो पाक फौज की जानब ही उठ रही हैं, और पाक फौज जो है वही इस वक्त इल्ज़ामात की जिद में है। तो पाक फौज ने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ इस बात की तरदीद बल्कि मजम्मत भी की, और 9 मई के वाक़यात के हवाले से चूंकि अब ये बयानिया बन चुका है कि अगर 9 मई के वाक़यात में ये लोग दहशतगर्द थे, जिस तरह की PTI, चूंकि PTI वाले सारे उसमें ज़ेर-ए-ताब हैं, तो कौम ने फैसला देकर 9 मई का बयानिया जो है वो दफन कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस हवाले से यही इस्तिदलाल है। बल्कि जो मौलाना फजल रहमान हैं उन्होंने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने भी कहा कि अगर नतीजा यही है तो 9 मई का बयानिया फिर दफन हो चुका है। तो पाक फौज ने इस हवाले से दो टोक अल्फाज में कहा है कि 9 मई के जो भी किरदार हैं तो उनसे कानून के मुताबिक जरूर निपटा जाएगा। पाक फौज ने इस हवाले से अपनी जो पॉलिसी है वो वाजे कर दी है। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि इस पर जो अमल दरामद है उसमें कितनी तेजी आती है और कितनी सख्ती आती है। ये यकीनन ये चीजें आने वाले दिनों में वाजे होंगी। डोनाल्ड ट्रंप की खबर की जानिब बाद में आते हैं। पहले आपके साथ शेयर करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी रुकन हैं अकबर एस बाबर, उन्होंने दोबारा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हालिया इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को चैलेंज कर दिया है, और इलेक्शन कमीशन में 2 इस्तदाएं दायर की हैं जिसमें उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करने की दरख्वास्त की है। बाद मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि पार्टी की क़यादत का ये इख्तियार ही नहीं कि किसी और जमात के साथ मुआहदा करें। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और इसमें मुझे पार्टी का मेंबर डिक्लेयर किया गया है। ये नहीं चाहते कि पार्टी की क़यादत वर्करों तक जाए। इस क़यादत का ये इख्तियार नहीं है कि ये किसी और जमात के साथ मुआहदे करें। अकबर एस बाबर ने मजीद कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फंड्स का गैर कानूनी इस्तेमाल रोका जाए। जब तक आइन के मुताबिक नए इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक इनको रोका जाए। उन्होंने कहा कि पहले भी कहा था कि बानी PTI एक वकील मुकर्रर करे, एक हम मुकर्रर करेंगे, बैठकर पार्टी का इलेक्शन करवाने का तरीक़ेकार बनाते हैं। बानी रुकन PTI ने मजीद कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चौथा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का दावा है, लेकिन बार बार क़यादत बिला मुकाबला क्यों मुंतखब होती है। ये इलेक्शन के नाम पर एक ढोंग और ड्रामा है। उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस है कि PTI के इलेक्शन के नाम पर ताज़ा फराड के खिलाफ मैं दरख्वास्त देने आई हूँ। मुझे इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन से दूर रखा गया है। उन्होंने मजीद कहा कि 2 फरवरी को मेरे बारे में प्रेस रिलीज जारी की गई कि अकबर एस बाबर पार्टी छोड़ चुका है। उन्होंने कहा कि पार्टी फंडिंग के हवाले से फैसला आ चुका है। ये गैर मुल्की फंडिंग है जो अदारों के खिलाफ इस्तेमाल हुई। तो अकबर एस बाबर जो हैं लगता है वो PTI की जान नहीं छोड़ रहे हैं और इनके पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। और मैं आपको दोबारा याद दिलाऊं कि अगर आम इंतखाबात से कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंतखाबात हुए थे, इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो कलअदम हुए, वो भी अकबर एस बाबर ने दरख्वास्त दी थी। उनकी दरख्वास्त पर कलअदम हुए। उनकी दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर फैसला सुनाया। PTI से निशान वापस लिया गया। PTI अमलन जो है आम इंतखाबात में उसकी पार्टी की हैसियत खत्म हुई। तो अकबर एस बाबर जो है पता नहीं इनके पीछे कौन है, इसकी बैटरी कौन चार्ज करता है, लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे जो है वो पड़ा हुआ है। और 3 मार्च को जो इलेक्शन हुए उन्हें भी इन्होंने अब चैलेंज कर दिया है। अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है जब ये दरखास्तें समाअत के लिए आगे आएंगी तो इलेक्शन कमीशन इस हवाले से क्या फैसला करता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो हैं वो क्या मौक़िफ़ रखते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी थी
उसके ऐन मुताबिक ये इलेक्शन कराए गए हैं। लेकिन अकबर इस बाबर को अब भी इन इंतखाबात पर, इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराज़ है। तो देखते हैं कि अब की बार जो है वो जीत पीटीआई की होती है या दोबारा जो है अकबर एस बाबर ये इंतखाबात भी कलादम कराने में कामयाब होते हैं। आते हैं अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान की जानब। तो उनकी रिहाई के लिए कौमी असम्बली में करारदाद जो है वो जमा करवा दी गई है। साबिक स्पीकर असद कैसर ने दीगर रहनुमाओं के हमरा ये करारदाद जमा कराई है। 13 दीगर जो है अरकान असम्बली है जिन्होंने ये करारदाद अपने दस्तखतों से कौमी असम्बली में जमा कराई है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी कायद समेत दीगर सियासी असीर रहनुमाओं और सहाफ़ियों की भी रिहाई का मुतालबा किया गया है। करारदाद का मतन यह है कि उम्मत मुस्लिमा के लीडर इमरान खान पर जितने गैर कानूनी मुकदमात हैं वो ख़त्म किया जाए और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फौरी रिहा किया जाए। बानी तहरीक इंसाफ पर उनका कहना है कि तमाम मुकदमात गैर कानूनी और सियासी बुनियादों पर कायम किए गए हैं, जिनकी कोई आईनी हैसियत नहीं है। करारदाद में कहा गया है कि कानून का गलत इस्तेमाल फौरी बंद होना चाहिए। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, साबिक सूबाई वजीर डॉक्टर यासीन राशिद, साबिक वजीर आला पंजाब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर भी रहे हैं, तो उन्हें और साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा समेत तमाम असीरान को रिहा किया जाए। करारदाद में मजीद कहा गया है कि सनम जावेद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद और दीगर कैदियों को भी रिहा किया जाए। सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ मुल्क के मफाद में है, ना आवाम के मफाद में है। आवाम से दूर करने के लिए बगैर किसी सबूत के ये मुकदमात कायम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हम सहाफ़ी इमरान रियाज और असदुर पर कायम किए गए मुकदमात भी फौरी खत्म करने का मुतालबा करते हैं। इस हवाले से जो इस वक्त जेर हिरासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिक रहनुमा है, क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर छोड़ चुके थे, पहले इमरान खान के काफी करीब थे, फवाद चौधरी, तो उन्होंने कहा कि फिल वक्त तो मुनाफकत चल रही है, मुफाहिमत नहीं। जो लोग जेलों में पहले उन्हें तो निकालें, फिर मुफाहिमत की बात होगी। हजारों कारकुनों की रिहाई के बगैर शहबाज शरीफ की मुफाहिमत की बात मुनाफिकत लगती है। सियासी कारकुनान को रिहा करें और फिर मुफाहिमत का आगाज करें। फवाद चौधरी के हवाले से एक बात जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो टेम्परेचर है उसको हाई करने में 9 मई से पहले उनका भी काफी अमल दखल था, क्योंकि वो भी जो है हर वक्त आस्तीने चढ़ाए खड़े होते थे। लेकिन जब इमरान खान पर मुश्किल वक्त आया तो उन्होंने जान बचाने में ही आफियत समझी। खैबर पख्तूनख्वा के जो नए वजीर आला हैं अली अमीन गंडापुर, उनकी अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात हुई है और दीगर उमूर के अलावा उन्होंने काबीना के नामों को भी फाइनल किया है। 7 नाम जो है वो इमरान खान ने फाइनल किए और दीगर नामों पर अली अमीन गंडापुर को ये इजाजत दी है कि वो मशावरत से मेरिट पर फैसला करते हुए काबीना की तश्कील कर लें। और साथ साथ उन्होंने सेहत, तालीम और जो बिलियन ट्रीज प्रोग्राम है उस पर भी अमल दरामद की जो है हिदायत की है। तो अली अमीन गंडापुर ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से जो गुफ्तगू की तो उन्होंने अपना ये मुतालबा फिर दोहराया कि 9 मई के वाकयात के हवाले से जुडिशल कमीशन जो है वो तश्कील दिया जाए, ताकि ये पता चल सके कि कौन कौन लोग जो हैं वो 9 मई के वाकयात में मुलव्वस है। उन्होंने कहा कि ये चीज़ें सामने आने चाहिए। हम चीफ जस्टिस से मुतालबा करते हैं कि वो एक गैर जानिबदाराना जुडिशल कमीशन जो है वो इस हवाले से तश्कील दे दें, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। ये अहम खबर भी आपके साथ शेयर करते हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की काबीना में इस्तीफा वजीर खजाना जो हैं वो सेनेटर इसहाक डार जो हैं वो नहीं होंगे, वो इस दौर से बाहर हो गए हैं। बताया तो ये जा रहा है कि उनकी सेहत जो है इस बात की इजाजत नहीं जा रही, लेकिन जो गुज़श्ता पीडीएम का 16 महीने का दौर था तो उसमें इसहाक डार की वजह से पाकिस्तान को माशी तौर पर काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से अब की बार जो है वजीर खजाना तब्दील किया गया है और मारूफ बैंकर मोहम्मद औरंगजेब को वजीर खजाना बनाने का फैसला किया गया है। और इस हवाले से बाकायदा तस्दीक हो गई है कि मोहम्मद औरंगजेब ही नए वजीर खजाना होंगे। गुज़िश्ता रोज शहबाज शरीफ के वजारत उज़्मा का हलफ उठाने के बाद होने वाली मीटिंग में भी मोहम्मद औरंगजेब जो है वो शामिल थे। वो मारूफ बैंकर है और वजारत खजाना के हवाले से तो ये बात पहले से कन्फर्म थी कि किसी टेक्नोक्रेट को लाया जाएगा, किसी माशी माहिर को लाया जाएगा। निगरान दौर में भी शमशाद अख्तर जो थी वो वजीर खजाना थी और इम्कान तो पहले ये था कि शायद वही जो है शहबाज हुकूमत में भी वजीर खजाना होंगी, लेकिन अब जो है इत्तलात आ रही हैं कि जो बैंकर हैं, मारूफ बैंकर हैं मोहम्मद औरंगजेब, वो शहबाज काबीना में नए वजीर खजाना होंगे, नई मुशीर खजाना होंगे। यकीनन उन्हें बाद में सेनेटर मुंतखब किया जाएगा, जिसके बाद वो बाज़ाब्ता तौर पर वफाकी वजीर खजाना जो है
وہ بھی بن جائیں گے۔ اب چونکہ اپریل میں سینٹ کا الیکشن ہونے جا رہا ہے تو اس میں محمد اورنگزیب کو جو ہے سینیٹر بھی منتخب کر دیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن پاکستان کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن پاکستان نے 26 دن بعد جو ہے فارم 45 جو ہے اپنی ویب سائٹ پر ڈال دیے ہیں، تو اس میں بہت سارے اعتراضات اور بہت سارے بے ضابطگیوں کی بھی نشاندہی کی گئی ہے، اور جو سینئر صحافی ہیں حامد میر، انہوں نے اس حوالے سے نشاندہی کی ہے۔ زیادہ تفصیلات جو ہیں وہ فی الوقت اس وقت سامنے نہیں آئی، آئندہ کے اپنے ولاگ میں اس حوالے سے جو بھی ڈیٹیل ہوئی وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ آخر میں آتے ہیں امریکہ کے سابق جو صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب، جو اپنے مخصوص حرکتوں کی وجہ سے پھر پوری دنیا میں مشہور تھے۔ بہرحال امریکہ کے وہ صدر بنے تھے اور دوسری بار جب ووٹنگ ہوئی تو وہ ہار گئے تھے، جو بائیڈن جو ہے وہ صدر بن گئے تھے، لیکن اب جو حالیہ سروے ہوا ہے امریکہ میں تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس وقت بائیڈن سے کافی آگے ہیں۔ دوسرا، امریکی سپریم کورٹ کے 9 رکنی بینچ نے جو ڈونلڈ ٹرمپ پر الیکشن میں حصہ لینے پر پابندی کا جو متحد عدالتوں کا فیصلہ تھا وہ کالعدم قرار دے دیا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے۔ نومبر میں میرا خیال ہے کہ امریکہ کے انتخابات ہوں گے اور جو بائیڈن کے ساتھ ان کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے حلقے اس پر خوش کیوں ہیں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ بائیڈن کے جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو ان کے ساتھ تعلقات کچھ مثالی نہیں تھے۔ دوسری اور اہم بات جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے نزدیک یہ ہے کہ جو ڈولن لو کا معاملہ آیا، تحریک انصاف نے جس پر بڑا احتجاج کیا، اور پاکستان تحریک انصاف کا آج بھی یہ دعویٰ ہے اور آج بھی وہ اس موقف پر قائم ہے کہ امریکی مداخلت کے نتیجے میں ان کی حکومت جو ہے وہ ختم کی گئی، انہیں دھمکی دی گئی امریکہ سے۔ سافر کے معاملے میں عمران خان کو اور شاہ محمود قریشی کو سزائیں بھی ہو چکی ہیں، لیکن صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بائیڈن انتظامیہ کے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ تعلقات کچھ زیادہ اچھے نہیں تھے، جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت پر اتنی زیادہ شاید خوش نہ ہو، لیکن اگر بائیڈن جو ہے وہ الیکشن ہاریں گے یا ڈونلڈ ٹرمپ کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت مل گئی ہے تو یہ کم از کم تحریک انصاف کے لیے خوشی کی بات ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے ایک اور رپورٹ جاری کی ہے، ان کے مطابق امریکہ میں صدارتی الیکشن کی مہم جو اس وقت جاری ہے، جس میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ موجودہ صدر بائیڈن کو سخت مقابلہ دیتے نظر آ رہے ہیں، تو ایک وجہ صدر بائیڈن کی اسرائیل کی بے جا حمایت اور فلسطین سے متعلق متنازع پالیسی بھی ہے، جس میں امریکہ کی حکمران جماعت کو اپنے مخالفین کے ساتھ ساتھ حامیوں کی بھی تنقید کا سامنا ہے۔ امریکی نائب صدر کومیلا ہیرس نے خبردار کیا ہے کہ فلسطینیوں کے معاملے پر ووٹرز کے غصے اور تنقید کا سیاسی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، اس لیے فلسطین پر اٹھنے والے غصے کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ انہوں نے مشورہ دیا ہے جو موجودہ صدر ہیں جو بائیڈن۔ یہ بھی آپ کو بتائیں کہ 7 اکتوبر سن 2023 سے غزہ پر جاری اسرائیلی بمباری میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد جو ہے 30,000 سے بھی زیادہ ہو چکی ہے، جبکہ 70,000 سے زائد معصوم فلسطینی جو ہیں اس وقت شدید زخمی ہیں، اور اسرائیل کے اس بے ایمانہ جنگی جرائم میں مدد پر امریکہ اور اسپیشلی جو امریکی صدر ہیں جو بائیڈن، انہیں عالمی طور پر بھی شدید تنقید کا سامنا ہے۔ اور اس وقت چونکہ امریکہ کے اندر اس کے خلاف اب آوازیں اٹھنے لگی ہیں کہ بائیڈن جو ہے وہ بلا وجہ اور بے جا اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے، اسرائیل جو ہے فلسطینیوں کا قتل عام کر رہا ہے اور بائیڈن حمایت کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کی سیاسی ساکھ جو ہے وہ خاصی متاثر ہو رہی ہے۔ اور یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ امریکہ میں اس حوالے سے جو حالیہ سروے ہوا ہے تو اس کے جو اعداد و شمار ہیں اس میں اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ جو بائیڈن سے کافی آگے ہیں، اور کبھی امکانات یہ ہیں کہ آنے والے انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ دوسری مرتبہ امریکہ کا صدر منتخب ہونے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔